नमस्कार। धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। मित्रों, हम लोग प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी से ये वार्ता कर रहे हैं कि भारत का जो उभार हो रहा है, जिसकी कि उन्होंने भविष्यवाणी 2001 से पहले ही कर दी थी। 2001 में तो खुलकर बार बार कहा था। तो इतना पहले जब उन्हें ये दिख गया था, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं और क्या उनका सामना करने की हमारी स्थिति है। उन्होंने अभी तक बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वभाव कैसा है और कुल मिलाकर उसकी मित्रता या शत्रुता के पैमाने क्या हैं, और खट्टा मीठा चलना स्वाभाविक है जब उसका ये स्वभाव है कि अपना वर्चस्व बढ़ाओ, और सारे संसार में उसके इतने सैन्य अड्डे हैं और अपना प्रभुत्व तो वो जरा भी कम देखना नहीं चाहता। तो इस सब स्थिति में और भारत की तैयारी की भी बात उन्होंने बताई। तो आज हम जानना चाहते हैं, केडिया जी बताइए कि फिर भारत इतने छली, इतने चतुर, इतने कुशल, इतने बात बात में लचीलापन अपनाने वाले शत्रु मित्र जो भी कह लें, राज्य से, स्टेट सिस्टम से ठीक से व्यवहार करने में सक्षम है ना? आपको क्या लगता है? जी, तो आपकी अनुमति से सदा की भांति लंबा लंबा उत्तर दूं मैं? हाँ? तभी बात स्पष्ट होती है, तभी उसी से बात स्पष्ट होती है। जी। तो मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, मैं मूलतः अर्थशास्त्र की छात्रा हूँ और मैंने किसी वार्ता में बताया था, बहुत कम आयु में 75-76 में, यानी 20-21 साल की आयु में या 22 साल की आयु में मैंने नेपोलियन ने पढ़ा था, एमुल लिडविग का, उसकी बायोग्राफी, और उससे प्रभावित होकर मुझे लगा यूरोप को समझना बहुत जरूरी है। यानी आज से 50 साल पुरानी बात बता रही। तो मैंने बाबूजी की लाइब्रेरी में यूरोप, और चूंकि कोई कॉलेज की या क्लास की पढ़ाई नहीं थी, अपने ढंग से पढ़ा था, बहुत पढ़ा बहुत पढ़ा। और इकोनॉमिक्स की बीए एमए जो होता है कर लिया, पीएचडी कर लिया, उसके बाद पढ़ाने बढ़ाने लगे। लेकिन इसी यात्रा में जो यूरोप की यात्रा शुरू हुई, मैंने फिर चीन को भी समझा, भारत को भी समझा, अफ्रीका को भी समझा, और इस 500 साल में जो पोस्ट कोलंबस वास्को डेगामा एरा है, ये यूरोप जो संसार भर से संबंध कर रहा है, उथल पुथल कर रहा है, ये सबको ठीक ठाक समझा। और जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाने लग गई, तब मैं वहां पर विकास अर्थशास्त्र और एक वहां डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, एक ग्रोथ इकोनॉमिक्स है, इन दोनों को पीजी लेवल पर मैं ही पढ़ाया करती थी, और स्टैटिस्टिक्स मेरी मजबूत थी। तो कह सकते हैं स्वाध्याय से पढ़ते पढ़ते 1997, 96, 95 में मैं ये जियो पॉलिटिक्स आजकल जिसको कहते हैं, उसको गंभीरता से अध्ययन मैं कर रही थी। और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो गंभीर बहसें थी, उनमें मैं स्वयं भी लेखक के रूप में स्थापित हो रही थी। तो आज का जो प्रश्न है, वो मेरी समझ में 2000 में ही आने लग गया था, इतना विशाल पढ़ने के कारण कि भारत उभर रहा है, क्योंकि ये वो लोग लिख रहे थे आंकड़े वांकड़े दे के क्यों उभर रहा है वगैरह वगैरह। तो जो पंकज जी ने, आदरणीय पंकज जी ने पूछा चुनौतियां क्या है, तो मैंने 2007 में, यानी आज से 17-18 साल पहले, गांधी विद्या संस्थान में राजसूय व्याख्यान माला चलाया था। माननीय मिश्र जी सबके साक्षी हैं। तब मैंने दो चैलेंजेस की बात की थी।
बाहरी तौर पर उस समय मैं जिस चैलेंज की बात कर रही थी वो था कम्युनिस्ट चीन। भारत के राजनैतिक सीमाओं के बाहर कम्युनिस्ट चीन कहिए या कम्युनिस्ट पार्टी जो चीन वाले क्षेत्र में पीकिंग में स्थित है, और दोनों में बहुत फर्क है। चीन मैं नहीं कह रही हूँ, बार बार ध्यान दीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी कह रही हूँ जो चीन वाले क्षेत्र में स्थित है। दूसरी चर्चा मैं कर रही थी डोमेस्टिक लेवल पे, घर के भीतर वो मियाँ मुल्ला लोगों के उत्पात की। अभी हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं तो सारी चर्चा हो रही है ट्रंप के कारण उठ बैठ की। मैं उस समय इसकी कोई चर्चा नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि उस समय यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दो बड़ा भाग, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहती हूँ, साथ में यूरोप, यूरोपियन यूनियन कह लो, नाटो कह लो, जैसे भी कह लो, ये भी जुड़ जाता है। इन 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 लोगों के दो मेजर चैलेंजेस थे। एक ये जिसको टेररिज्म कह रहे थे, जिसको ये इस्लामिक टेररिज्म कह रहे थे, जो वस्तुतः मुनाफिक और मुशरिक टेररिज्म है। और ये जो मैं फर्क कह रही हूँ इस्लामिक और मुनाफिक, ये दोनों इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हैंडलिंग जो इस टेररिज्म की है, अगर इसको इस्लामिक टेररिज्म कह के हैंडल कर रहे हैं तो एकदम अलग है, और मुनाफिक और मुशरिक जो इसका वास्तविक स्वभाव है वो लेबल लगा के कर रहे हैं, तो इसकी हैंडलिंग एकदम अलग है और बहुत आसान है। उनको उनके क्षेत्र में पीटा जा सकता है। तो यूरोप और अमेरिका को दो मेजर चैलेंजेस थे, ये कह रहे थे इस्लामिक टेररिज्म और कम्युनिस्ट एक्सपेंशनिज्म। और वहां उनका तात्पर्य था 2000 के आसपास केवल वो जिसको चाइना कहते हैं, क्योंकि सोवियत रूस का विखंडन हो चुका था, 91 के बाद कम्युनिज्म की विदाई हो चुकी थी, और टूटा फूटा कम्युनिस्ट रूस, सोवियत रूस, रूस के रूप में अब एक्स्ट्रा बैगेज ड्रॉप करके दोबारा खड़ा हो रहा था। तो इसलिए उस यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका को भारत की सख्त जरूरत थी नहीं, है। फर्क क्या हुआ है? फर्क ये हुआ है 2000 मान लीजिए, 2005-10 मान लीजिए, पिछले 20 साल में, और खास कर 2014 के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का जो ये उभार है, इसके ऐसे उभार की कल्पना किसी अमेरिका, किसी यूरोप ने नहीं की थी। ये सबसे खास बात है। एक दूसरी खास बात है, 2001 की मैं बात कह रही हूँ और आज 2025 है, इस 25 साल में जो हुआ है, इस 25 साल में ये अमेरिका बहुत नीचे आया है, अपनी करनी से आया है। सारी बात नहीं कर रही हूँ आज के विषय से रिलेटेड। क्या कर रही? पिछले 25 साल में अमेरिका और यूरोप ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफर कर दी, कहेंगे चीन को नहीं जी, कम्युनिस्ट पार्टी को। वो ट्रांसफर की, न तो कम्युनिस्ट पार्टी से प्रेम है, न किसी चीन से प्रेम है, प्रेम तो स्वयं से भी इनको नहीं है। जो मुख्य कारण था ट्रांसफर का वो था पॉल्यूशन, जिसको इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और दूसरा कारण था कि ये सब वस्तुतः एक देश और राष्ट्र नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग को मोटा मोटी हैंडल कर रही थी कंपनीज। इनमें अधिकांशतः मल्टीनेशनल कंपनी थी, बड़ी बड़ी कंपनी थी। इन कंपनियों को चलाने वाले स्वाभाविक है मनुष्य थे।
अमेरिका में अमेरिकन मनुष्य थे, कहीं जर्मनी में जर्मन थे, फ्रांस में फ्रेंच थे, इंग्लिश थे, किंतु इनको अपने देश से प्रेम नहीं था, क्योंकि उस अर्थ में न ये कोई देश थे और न ये उस देश के उस अर्थ में वासी थे जैसे हम भरतवंशी भारतवासी। तो इन्होंने जो ट्रांसफर किया था उसको इकोनॉमिक्स की भाषा में कहा गया, वहां लेबर चीप है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। तो भाई हमको कंपनी को पैसा कमाना है तो पैसा हम अमेरिका में कमाए या कहीं और कमाए, क्या फर्क पड़ता है। अब जिसको चीप लेबर कहते हैं उसका मतलब क्या हुआ, 8 घंटे का या 10 घंटे का या 12 घंटे की जो मजदूरी अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, उसका चौथाई हिस्सा या 8वां हिस्सा कम्युनिस्ट चीन में है। यानी कम्युनिस्ट चीन अपने देश को के नागरिकों को श्रमिक के रूप में लिटरली निचोड़ रहा है। ऐसा निचोड़ना यूरोप अमेरिका में संभव नहीं है। तो ये जो ट्रांसफर किया ये भी भाई भारतीय की दृष्टि में स्टुपिडिटी था। क्यों स्टुपिडिटी था कि भाई जब तुम अपने मैन्युफैक्चरिंग के बल पर, तुम्हारा कहना है कि तुम दुनिया के ग्रेट पावर बने, मैन्युफैक्चरिंग के बल पर नहीं बने थे, बने तो थे लूटपाट के बल पर, लेकिन वो लूटपाट ट्रांसफर हुआ था मैन्युफैक्चरिंग में, यानी सेकेंडरी सेक्टर में। इकोनॉमिक्स में 3 सेक्टर बताते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राइमरी हुआ खेती बाड़ी, सेकेंडरी हुआ दुनिया भर के तरह तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग, और टर्शियरी जिसको ये सर्विसेज कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारा काम टर्शियरी सेक्टर से चल जाएगा, सर्विसेज से और नॉलेज से चल जाएगा। अरे मूर्खों, अभी अभी तो तुम सोवियत रूस से निपटे हो, अभी अभी तो तुम कम्युनिज्म के उस भयंकर बवाल से निपटे हो जिसको निपटाने में कोल्ड वॉर हुआ, आर्म्स रेस हुआ, दितांत हुआ, राम जाने कितनी लफाजी हुई, और तुरंत तुम दूसरे कम्युनिस्ट पावर को एम्पावर करने लग गए। इतनी शॉर्ट साइटेडनेस। अब यहीं पर हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं कि हमारे सामने चैलेंजेस कुछ खास नहीं है। वो ट्रांसफर कर रहे हैं यानी अमेरिका, आज का हमारा विषय, वो इतना शॉर्ट साइटेड है, इतना अदूरदर्शी है। क्या मूर्खों, नहीं भाई, मूर्ख उर्ख लोग नहीं है, काफी होशियार सजग लोग हैं। लेकिन जो खास बात है, ये जो लोग हैं जो निर्णय ले रहे हैं, कहां पर, अब हम यूएसए पर आ जा रहे हैं, यूएसए में जो निर्णय ले रहे हैं वो कौन है। वो कह रहे हैं अपने को अमेरिकन, लेकिन अमेरिकन भूमि से उनका क्या लेना देना। यहाँ तो लोगों को मारा है, काटा है, किया है, और ये लगातार यूरोप से आ रहे हैं। वो निर्णय ले रहे हैं उनके पिताजी या दादाजी या परदादाजी, यानी 100-150 साल से, कोई जर्मन है, कोई फ्रेंच है, कोई इंग्लैंड का है, कोई आयरलैंड का है, कोई स्कॉटिश है, कोई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का है, कोई स्पेनिश है, कोई पोलिश है, और इतने पर मामला नहीं ठंडा है। कोई क्रिश्चियन है, कोई क्रिश्चियन में प्रोटेस्टेंट है, कोई कैथोलिक है, और उनके 25-50 और डिवीजन है। इतने पर भी मामला ठंडा नहीं है। ज्यू, यहूदी लोग बड़ी भारी संख्या में है, और इन सबके हित आपस में टकरा रहे। इनकी स्मृतियां जो है, और स्मृतियां, मेमोरीज
का बड़ा मेजर घालमेल प्ले है, जिसके बारे में भारत में बिल्कुल चर्चा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं। तो ये जो लोग हैं, इनका जिसको देशवासी कह रहे हैं, तो ये देशवासी कोई एक भरतवंशी जैसे लोग थोड़ी हैं। ये यूरोप के खूनी नृशंस मार काट से आए हुए लोग हैं भाई। अभी अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतनी खूनी भयंकर लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, भाग भाग के यूएसए आ रहे हैं भाई। 1943 के बाद भी जो कोल्ड वॉर चल रहा है, यानी ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप, यहाँ से लोग निरंतर भाग रहे हैं। तो ये जो निर्णय लेने वाले जो लोग अमेरिका में हैं, इनका कोई स्टेक इस अमेरिका नाम क्या, जो यूएसए नाम का देश बस कह रहे हैं, कॉन्टिनेंट भी कह रहे हैं, तीनों में नेबर है और एम्पायर कह रहे हैं। ना ये नेशन है, ना ये एम्पायर है, और ना ये कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट का एक छोटा हिस्सा है। तो ये लोग वो लोग हैं जिनका स्टेक उनकी लाइफ टाइम है। यद्यपि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट लगातार अगले 25 साल, अगले 50 साल की बात कर रहा है, लेकिन जो ये इस्टेब्लिशमेंट है, ये कोहेसिव समूह नहीं है। अच्छा, और एक जिसकी मैंने बिल्कुल चर्चा नहीं की, वो चर्चा है जिस कम्युनिस्ट रूस को इन्होंने कूट पीट सोवियत रूस को नष्ट किया, वो विचार के रूप में तो आके बैठ गया यूएसए में। जो बिडेन कह रहे हैं, ये अल्ट्रा लेफ्ट वाला है, और ये जो ट्रम्प है, ये चर्च वाला है। तो जो ये अल्ट्रा लेफ्ट वाला है, इसमें और चर्च वाले में, यानी रिपब्लिक और डेमोक्रेट में, तो सांप नेवले की लड़ाई है भाई। केवल जो मैंने पढ़ा है उसको करेक्ट किया जा सकता है, केवल 2 कैथोलिक प्रेसिडेंट हुए हैं और दोनों को मरवा दिया गया है। इतनी भीषण लड़ाई है, और यहीं पर भारत के लिए अवसर है। ये जो अल्ट्रा लेफ्ट है, ये जो LGBTQ, यानी मनुष्य को मनुष्य के रूप में अमेरिका के भीतर में नष्ट कर रहा है। ये इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में इन्हीं लोगों के शत्रु जो मियाँ लोग हैं, उनको लाला के भर्ती कर रहा है भाई। अपने आप तो ये लोग आए नहीं। तो जो ये अमेरिका है, जो ये नीचे ढलान पर आ रहा है, जो ये छटपटा रहा है, जो इसका एस्टैब्लिशमेंट भारत को अपने एलाई के रूप में, इंटरनेशनल मामलों में मित्रता नहीं होती है। फिलहाल आपके और मेरे हित इस मामले में इसके विरोध में एक है, और फिलहाल इसी समय जिसके विरोध में आपके साथ एक है, उसी के साथ किसी और के विरोध में उस लिमिटेड मामले में एक है। तो इस अमेरिका को, उतरते हुए अमेरिका, भारत की बहुत जबरदस्त आवश्यकता है। यह आवश्यकता आज से 25 साल पहले भी थी, जब भारत इतना बड़ा नहीं हुआ था, जब अमेरिका इतना नीचे नहीं हुआ था। अब तो बहुत अधिक आवश्यकता है जब ये उतर रहा है। लेकिन खट्टा मीठा क्यों हो, इस 25 साल में भारत चढ़ भी तो रहा है। तो अब मामला कोई, भारत अगर यहाँ है, अमेरिका यहाँ है, पहले ये मामला यहाँ था, अब ये मामला ये है, और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को दिख रहा है ये मामला कुछ ऐसा हो रहा है, क्या पता ऐसा हो जाए। भारत यहाँ, अमेरिका है, ये सहन नहीं हो रहा है, आग लग रही है। तो चीन को तोड़ने के लिए कम्युनिस्ट
विस्तारवाद को तोड़ने के लिए और इस्लामिक टेररिज्म को तोड़ने के लिए भारत की हिंद महासागर के बीच में ये जो स्थिति है, जियो पॉलिटिक्स, जियो ज्योग्राफिकल स्थिति है और पॉलिटिक्स, ना हम कम्युनिस्ट हैं ना हम मियाँ टेररिस्ट हैं, हम दोनों नहीं है। हम क्या है? हम सनातन धर्मी हैं। हम पर हमसे झगड़ा करते हुए भी हर कोई भरोसा कर सकता है, यहाँ तक कि वो नेहरू, वो राहुल गांधी, वो मनमोहन सिंह, वो सोनिया, निकृष्ट सब, लेकिन वो निकृष्ट भी शी जिनपिंग, माओ की कम्युनिस्ट पार्टी या इस्लामिक टेररिज्म जैसे निकृष्ट नहीं है। तो भारत के लिए जो चुनौती है, वो उस चुनौती में एक चुनौती और जुड़ गई है, अमेरिका का खट्टा मीठा स्वभाव। क्यों जुड़ गई? अमेरिका उतार पर है, भारत चढ़ाव पर है, गैप अभी इतना है, लेकिन भय है कल ये हमसे टक्कर लेगा, तो इसको कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। ये अमेरिका चाह रहा है भारत को कंट्रोल करो, तुम हमारे एलाई तो बनो, हमारे प्रतिद्वंदी ना बनो। तो जिस जगह पर भारत के लिए चुनौती है, उसी स्थान पर भारत के लिए अवसर है। भारत के लिए मतलब उस विराट भारत के लिए, कौन सा विराट भारत? 15 अगस्त 1947 वाला नहीं, 14 अगस्त वाला, यानी जिसको पाकिस्तान बांग्लादेश कह रहे हो वो भारत है। 1922 वाला जिसको अफगानिस्तान कह रहे हो वो भारत है। जिसको तिब्बत कह रहे हो ये 1956-58 के आज तक भारत है। लीगली इस पर मेरे कई भाषण है, फिर कभी और कर दूं। पांचों स्थान यानी मिड 19 सेंचुरी वाला भारत, इस संपूर्ण भारत के राष्ट्रपति हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। डिजूरे नहीं, कानूनन नहीं, डिफैक्टो भी नहीं है अभी तो, लेकिन इमोशनली है। किसके इमोशन में? यूरोप और अमेरिका के इमोशन और कम्युनिस्ट चीन के इमोशन में, क्योंकि इन दोनों को पता है ये सब भारत है और ये खींची हुई लाइनें जिनके द्वारा खींची गई हैं वो सब ढलान पर है। तो पंकज जी के प्रश्न का एक आधा अंश का मैंने उत्तर दिया कि चुनौती पहले मैं दो बताती थी, तीसरा उसमें जुड़ा, लेकिन जो तीसरा जुड़ा वो अपनी कमजोरी के कारण और हमारी मजबूती के कारण जुड़ा, लेकिन उसी चुनौती में हमारे लिए अवसर है। और एक अंश और बाकी है, वो कहिए तो अभी कहूं, कहिए तो बाद में कहूं? अभी कहिए, अभी। अब ये जो चीन वाला और जो मियाँ लोग वाला मामला है, तो इस 25 साल में क्या हुआ, यानी 2000 में जब मैं ये सब चर्चा कर रही थी और 2025 में ये यूरो अमेरिकन ब्लॉक ने कम्युनिस्ट चीन को खड़ा भी किया। और ये चीन तो नहीं है, ये कम्युनिस्ट पार्टी चीनियों का, उइगरों का, मंगोलों का, मांचुओं का, तिब्बतियों का, हेन्नानियों को निचोड़ कर मजबूत हो रही थी। और ये कम्युनिस्ट पार्टी इस यूरो अमेरिकन ब्लॉक को आंख दिखाने लग गई। और 2012 आते आते, शी जिनपिंग के आते आते इसको तो नशा ही, वो डिक्टेटर वाला नशा, पागलपन का नशा, कोई वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI कर रहा है, कोई सी पैक कर रहा है, मतलब फाइनेंशियली एंड जियोपॉलिटिकली जो असंभव कृत्य हैं उसमें क्या कर रहा है?
ये जो इतना धन संचय किया इसने, यूरो अमेरिकन ब्लॉक की मूर्खता और अपनी जनता को गन्ने की तरह पेड़ कर निचोड़कर इसको इस पूरे क्षेत्र में बिखरा दिया। यानी इसी 25 साल में बढ़ा और इसी 25 साल में गिर गया। और खास करके 2014 में हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी है और वहां 2012 से शी जिनपिंग है। शी जिनपिंग के जंगल में कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर होकर टूट रही है। अनेकानेक कारणों से, आंतरिक कारण है, यूरो अमेरिकन ब्लॉक का दबाव है, इसके चारों तरफ 17, 18 या 19 जो पड़ोसी हैं कुल मिला के जिनसे इसका झंझट है, वो सब 2014 के बाद सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से, अनेकानेक रूप से उभरते हुए भारत में इस पैशाचिक कम्युनिस्ट चीन से टक्कर लेने का मन बना रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं घट, संयुक्त राज्य अमेरिका किसी भी हालत में ताइवान में इस शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी का छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं कर रहा है। लेकिन इस 25 साल में ये अमेरिका बहुत तेजी से उतर रहा है। तो इसको भारत की आवश्यकता है। क्वाड क्वाड में भारत मना कर रहा है कि इसको मिलिट्री ट्रीटी मत बनाओ, मिलिट्री यूनियन मत बनाओ, लेकिन अमेरिका को आवश्यकता है एक्सपेंशन वाला जो कम्युनिस्ट चीन है जिसको उसने स्वयं खड़ा किया है, उसको कंट्रोल करने के लिए भारत, अमेरिका भी उतर आया, चीन भी उतर आया और भारत बढ़ चला इसी 25 साल। और इसी 25 साल में ये जो इस्लामिक टेररिज्म है, इसका कितना कचूमर निकाला है अमेरिका ने। फिर यहाँ भी एक क्वाड बना और इस क्वाड में भी इजराइल, यूएसए, भारत और शायद यूएई, यानी दोनों यूरो अमेरिकन ब्लॉक की जो दो समस्याएं हैं, टेररिज्म और चाइना वाला, इसमें ये तीनों कमजोर हुए हैं 25 साल में। और इस 25 साल में भारत बहुत बलशाली होके आगे बढ़ा है। तो तीनों को जरूरत है, किंतु बढ़ता हुआ भारत नहीं सुहारा है। सुहाना भी नहीं चाहिए भाई, किसी को भी नहीं सुहाता है। और ये तीनों का जो मूल स्वभाव है, नृशंसता, घृणा, हिंसा, डकैती, मतलब किसी भी तरह का हिपोक्रेसी तो बहुत छोटा शब्द है, साफ साफ गले पर रेत रहे हैं। और फिर वो ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। ये उस तरह के तीनों ब्लॉक्स हैं और इन तीनों ब्लॉक से भारत को निपटने में मेरा मानना है अगले 10 साल में बड़ी चुनौती नहीं आएगी। भारत मायने नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व वाला भारत, यानी भारत की राजनैतिक बुद्धि, मेधा एकत्रित होकर फ्री हैंड से काम कर रही है। भारत की सेना सामर्थ्यवान बनकर सामरिक ढंग से निर्णय ले रही है। इस पर देशद्रोही कांग्रेसियों का कब्जा नहीं है। तो मैंने जरा कम जटिल मामले को तो इससे सरल नहीं बता सकती हूं मैं। सार ये है, जिन तीन से हमको निपटना है, जो हमारे चैलेंज हैं, वो तीनों आपस में लड़के नीचे जा रहे हैं। तो हमसे ये तीनों खट्टा मीठा करते रहेंगे। किंतु जब हम 2014 से 2025 की यात्रा कर लिए, तो अगली यात्रा इनके और तेजी से ढलान, हमारे और तेजी से उभार की है। किंतु इस यात्रा में नागरिकों का भी बड़ा भारी कर्तव्य है। वो क्या है, वो भी बताइए। देखिए भाई, नागरिक अगर ये सोच रहे हैं
कि हम जो कमा रहे हैं उसको हम अपने देह पर या परिवार, माने पत्नी या पति और 2 बच्चे या 1 बच्चा, माता पिता तो वही, तो इस 3 के लिए या 4 के लिए उड़ा दें और ऐसा भारत चाहिए, वो तो नहीं संभव है भाई। और हो गया संभव तो उसमें आपकी जगह नहीं बन पाई, आप कहीं किनारे फेंक दीजिए। ये भी संभव नहीं है कि आप केवल राज्य में कमियां खामियां ढूंढते रहें। आपको अपनी तई अपने सब कर्तव्यों का पालन करना होगा और सेना में जाने की तैयारी करनी होगी। सेना में जाने का मतलब क्या है? जरूरी नहीं है कि भारतीय सेना में आपका भर्ती ही हो जाए। सेना देश के सीमाओं की रक्षा करती है और वर्तमान में क्या है, ये तीनों ब्लॉक, चीन वाला, मियाँ लोग वाला और यूरो अमेरिका वाला। अभी अभी ताजा ताजा हम लोग नेपाल देखे, सीमाएं तो देश के भीतर आ गई है ना, देश के भीतर से विखंडन किया जा रहा है ना। तो नागरिकों को अत्यधिक सतर्क रहना होगा। उनके बेटा बेटी, चाचा चाची, भतीजा भांजा, अड़ोस पड़ोस, नौकर चाकर, मतलब जिनसे इंटरैक्शन है, जिसको हमारी दुनिया कहते हैं, जिसमें 100-200 लोग होते हैं, वो 100-200 लोग राष्ट्र के लिए, देश के लिए कार्य करें। कम से कम पहला काम करें, देश और धर्म से प्रेम करें। प्रेम कब होगा? जब उसको जानेंगे, जब हम अपने पूर्वजों को जानेंगे, जब हम अपने बल वीर पराक्रम को जानेंगे, तभी तो हम धर्म से और देश से प्रेम कर पाएंगे। इसके लिए ये भी आवश्यक होगा, हम अपने आचरण में इतना 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 बढ़ाते हुए सनातन धर्म के आवश्यक गुण लाएं। हम भगवान की भक्ति, भगवान के श्रद्धा के अनेकानेक प्रकार हैं, वो लाएं और उनसे निरंतर प्रार्थना क्या करें, हम देश के लिए, धर्म के लिए उपयोगी बने। प्रार्थना से प्रारंभ कीजिए, हम देश के लिए, धर्म के लिए उपयोगी बने। और देश के और धर्म के लिए जो लोग उपयोगी कार्य कर रहे हैं, उनसे भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़े। गृहस्थ धर्म का मतलब ही क्या था? ब्रह्मचारियों यानी 25 साल वाले, वानप्रस्थियों और सन्यासियों का पालन करना, यानी जो कमा रहे हैं उसका केवल एक नन्हा अंश स्वयं पर खर्च करना और श्रेष्ठ राष्ट्र धर्म के कार्य में लगाना। अब जो 2-4-10-20 मुझे सूझ रहा है, अपने आसपास के क्षेत्र के मंदिरों को संभालना, मंदिरों में सार्वजनिक और धार्मिक और राष्ट्रीय गतिविधियों के छोटे बड़े जिसमें जितना सामर्थ्य है वैसे कार्यक्रम खड़े करना, और जो कालनेमी टाइप के लोग हैं उन पर नजर रखना, उनको रोकना। जैसे कि आ रहा है कि हमारे मंदिरों के पास ये मियाँ मुनाफिक लोग दुकान खोल ले रहे हैं। भाई दुकान को हटाने का काम तो शासन का है, लेकिन उनसे हम खरीदें या ना खरीदें ये तो हमारा है। जो देश के अखंडता, एकता, सार्वभौमिकता पर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हम नष्ट करेंगे, उनसे हम सभी प्रकार का लेन देन नागरिक के रूप में बंद करें, उनको भिन्न भिन्न प्रकार से शासित और शमित करें, ये तो नागरिकों का कर्तव्य है। जी जी जी, बहुत अच्छा, और बोलिए। तो जो ये यूरो अमेरिकन ब्लॉक है, मान के चलिए
अगले 20-25 साल में अनेकानेक प्रकार के घटाघोप खड़े करेंगे, अनेकानेक प्रकार। तो आपको अपने समाज में, अपने सोशल मीडिया में, अपने आसपास जो ठोके बजाए लोग हैं, जो तपे तपाए लोग हैं, उन्हीं पर भरोसा करना है, सरकार पर भरोसा करना है। इन नए नए जो लोग उनके द्वारा प्रोजेक्ट किए जाएंगे समाज में, जिसको नैरेटिव बिल्डिंग कहते हैं, वो क्या है? देश के नाम पर, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर झूठ का, भ्रम का वातावरण रचना। तो ऐसे लोगों को पर्याप्त दूरी, उनका तिरस्कार, उनका बहिष्कार, और कदापि भी जीवन में निराशा नहीं आनी। जी, तो आपने तो सारी बातें कह दी। अब इसके बाद बचा क्या? अब तो करना बचा है। नागरिक के रूप में हम जैसा दूसरे को चाहते हैं, वैसा हम सब, और हम सबको छोड़िए जी, 140 करोड़ में 25 करोड़, 20 करोड़ अगर ऐसे नागरिक सतर्क सतेज होकर खड़े हो गए, बाकी तो झक मार के पीछे पीछे चले, औकात नहीं रहेगी बोलने की। हम मान लो कि हम अगले 20 साल में दुनिया के सबसे बड़े महाशक्ति हैं, तो ऐसे महाशक्ति राष्ट्र का नागरिक कैसा होता है, इसकी कल्पना कीजिए और वैसा आचरण करना शुरू कीजिए। बहुत सुंदर। लेकिन आज तो बात कंक्लूड कर दी आपने। अब तो लगता है कि विषय कुछ नहीं बचा, सब बता दिया। अब इसका अगला सोचना पड़ेगा कि आगे आपसे और क्या पूछा जाए। आज वाली वार्ता तो संपन्न हो गई। तो आज के लिए फिर हाँ, नमस्कार। विदा लेते हैं। और ठीक है। कितने नंबर, उत्तर में कितने नंबर मिले? अरे 90, 95 ठीक है, ठीक है, नमस्कार। ठीक है, ठीक है। धर्म की जय हो, जय हो। हम्म। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।